नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं कि मार्च के महीने में सोने चांदी का भाव कैसा रह सकता है। दोस्तों, मार्च में फेडरल रिजर्व की बैठक भी है और इस बारे में बात करने हुँ, के लिए हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट से मनोज कुमार जैन हमारे साथ हैं। नमस्ते मनोज जी। हुँ। मनोज जी, सवाल पूछने से पहले मैं अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मनोज जी, अगर हम फरवरी को देखें तो जो सोने का भाव है वो तो एक रेंज बाउंड ही रहा। तो आप कैसे देखते हैं इसको और मार्च में क्या कुछ इवेंट्स हैं जो सोने चांदी के भाव को प्रभावित कर सकते हैं सर? नमस्कार वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आज यहाँ शो पे बुलाने के लिए और बिल्कुल हम देखें तो जो फरवरी का महीना था सोने और चांदी के लिए, वो बहुत ही एक सीमित दायरे वाला महीना हम कह सकते हैं कि रहा है। स्पेशली अगर सोने की बात करें, तो यहाँ पे 2050 से $2000 के दरमियान जो है सोने की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में घूमती हुई नज़र आई। हमारा मानना है कि यहाँ पे यूएस फेड की एक मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग मिड मार्च में होनी है और जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही है कि यूएस फेड की ये मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में ब्याज दरों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो यूएस के इकोनॉमिक आंकड़े अभी आए हैं फरवरी मंथ में और कल भी जो आंकड़े आए थे, उसको देखते हुए लगता है कि यूएस फेड का जो रुख है वो थोड़ा सा ब्याज दरों को लेकर के नरम पड़ सकता है, क्योंकि अब वहाँ पे यूएस के जो इकोनॉमिक आंकड़े हैं, जो इन्फ्लेशन को लेकर के एक कंसर्न था, तो वो उम्मीद के मुताबिक ही रहे हैं फरवरी मंथ में। दूसरा यहाँ पे जो पर्सनल स्पेंडिंग है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, हाउसिंग के डेटा थोड़े डिसअपॉइंटिंग है। साथ ही जो बेरोज़गारी के आंकड़े हैं वो भी फिर एक बार बढ़कर आए हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पे यूएस फेड का जो रुख जो है वो थोड़ा-सा ये मॉनेटरी पॉलिसी में नरम पड़ सकता है ब्याज दरों को लेकर के। हालाँकि यहाँ पे ब्याज दरों में कोई बदलाव इस मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक संकेत जो है वो जून मीटिंग में के लिए देखने को मिल सकते हैं कि जून से शायद यूएस फेड जो है ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत करें। तो मार्च महीने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सोने और चांदी में निचले स्तरों पर अच्छे सपोर्ट जो है वो बने रह सकते हैं और ग्रेजुअल बढ़त जो है यहाँ पे सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिल सकती है। तो अगर हम बात करें रेंज की सोने के भाव की, तो आप कैसे देख रहे हैं सर अब सोने का भाव इंटरनेशनल मार्केट और एमसीएक्स में? लेवल स्पेसिफिक अगर हम बात करें वीरेंद्र जी, तो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में $2000 प्रति ट्राई आउंस क्लोजिंग बेसिस पर पूरे मार्च महीने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अहम सपोर्ट्स लेवल रहेंगे। वहीं अगर भारतीय बाज़ारों की बात करूँ, तो 61,700 के जो स्तर है वो यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पर काफ़ी अहम रहेंगे और हमारा मानना है कि ये जो लेवल्स है इंटरनेशनल और भारतीय बाज़ारों में मार्च महीने में होल्ड होते हुए नज़र आएँगे। और ऊपर के स्तर की अगर मैं बात करूँ तो इंटरनेशनल मार्केट में 2080 से $2100 और अगर भारतीय बाज़ारों की बात करें तो यहाँ पे 63,000 से 63,300 तक के जो स्तर हैं, वो फिर एक बार मार्च महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो रणनीति के लिहाज से अगर सोने में किसी को ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे अगर कोई भी डिप्स आता है कीमतों में 62,400 62,200 के दायरे में, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए बाइंग के लिए। 61,700 के नीचे का क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मार्च महीने में 63,000 से 63,300 तक के जो स्तर हैं, वो सोने में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे गिरावट में बाइंग की सलाह रहेगी। हमारा मानना है कि मार्च महीने में सोने में एक रिकवरी जो है वो देखने को मिल सकती है। जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, जो ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, तो $2080 इंटरनेशनल मार्केट और 62,800 से 850 भारतीय बाजारों में इनके ऊपर नज़र रख कर के चलना चाहिए। और चांदी के भाव की रेंज कैसे देख रहे हैं सर आप? चाँदी अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा-सा लेकलस्टर रहा है सोने के मुकाबले, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बेस मेटल्स ने कंसोलिडेट किया है और चाइना ने फरवरी मंथ में जो अपने 5 साल के प्राइम लोन रेट है उनकी जो ब्याज दर है उसमें 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। साथ ही यहाँ पे आज जो चाइना के सर्विसेज़ पीएमआई के नंबर आए हैं वो उम्मीद से बेहतर रहे हैं। तो कहीं न कहीं चाइना यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है और ग्रेजुअली वहाँ पे जो है सुधार इकोनॉमी में देखने को मिल सकता है। तो उसका सपोर्ट बेस मेटल को मिलेगा और चांदी को भी यहाँ पे सपोर्ट्स आते हुए नज़र आएँगे। हमारा मानना है कि मार्च महीने में चांदी के लिए इंटरनेशनल मार्केट में $21.84 ये स्तर जो है काफ़ी अहम रहेगा। क्लोजिंग बेसिस पर हमारा मानना है कि ये स्तर टूटना नहीं चाहिए। भारतीय बाज़ारों में जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है मई का अगर उसकी बात करें, तो 69,800 ये क्लोजिंग बेसिस पर काफ़ी अहम सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं अगर ऊपर के लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो $23 जो है यहाँ पे चांदी के लिए काफ़ी समय से
रेजिस्टेंस बने हुए हैं और ये लेवल के ऊपर अगर कीमतें एक बार सस्टेन होना शुरू होगी, तो फिर हम 24 से $25 तक के स्तर भी जो है मार्च महीने में देख सकते हैं। भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो जो मई का कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे 72,200 के आसपास कीमतें काफी समय से अटकती हुई नजर आई है। ये लेवल अगर निकलते हैं तो फिर एक बार हम 74,000 से 74,500 तक के जो स्तर है वो मार्च महीने में देख सकते हैं। तो चांदी के लिए भी मार्च का महीना काफी अहम रहेगा और हमारा मानना है कि जो सपोर्ट्स लेवल है 69,800 भारतीय बाजारों में और $21.84 इंटरनेशनल मार्केट में वो होल्ड होते रहेंगे। यहाँ भी अगर कोई डिप्स मिलता है कीमतों में तो निचले स्तरों पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखना चाहिए। बात हो गई सोने चांदी की। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो लोग सोने चांदी में ट्रेडिंग करते हैं किसी भी माध्यम से, और बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हैं, और हम लोगों ने अभी हाल ही में देखा था कि 90% जो लोग हैं जो शेयरों में ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं उनको नुकसान होता है। तो आपकी क्या सलाह है कि ये जो ट्रेडिंग करते हैं उनको किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए ट्रेडिंग करते समय? बेसिकली अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो जो ऑप्शंस के जो डेरिवेटिव्स हैं वो अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए बनाए गए हैं, स्पेकुलेशन के लिए नहीं। लेकिन अभी जो जो अगर हम अभी का जो वातावरण देखें तो इसमें जो भी जो युवा स्पेशली जो आ रहे हैं वो उसको एक स्पेकुलेशन के तौर पे यूज कर रहे हैं और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लगातार जो लॉसेस है वो देखने को मिले हैं। जो आईआईएम की भी स्टडी आई है और जो रेगुलेटर है मार्केट रेगुलेटर वो भी लगातार यहाँ पे प्रॉम्प्ट करते हुए नजर आए हैं कि जो ऑप्शंस का ट्रेड है उसमें 90 से 97% लोगों को लॉसेस हुए हैं। तो एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। इसी से हमको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे लॉसेस की संभावना ज्यादा है, प्रॉफिट की कम है। तो अगर आप ऑप्शन को अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए यूज कर रहे हैं तब तो वो उपयुक्त है, लेकिन अगर आप स्पेक्यूलेशन के लिए उसको यूज कर रहे हैं तो सचेत रहने की जरूरत है। और जहां तक निवेश का सवाल है तो सोने और चांदी में निवेश के लिए एमसीएक्स पे जो ट्रेड करते हैं डेरिवेटिव्स में, तो एमसीएक्स के जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट है वो डिलीवरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर सोने की बात करें तो 1 ग्राम 8 ग्राम के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, चांदी में 1 केजी का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा के अपने डीमेट में भी लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो अगर आप छोटे निवेशक हैं तो डिलीवरी के रूप में भी यहाँ पे जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है उनको डिलीवरी के रूप में यूज कर सकते हैं। और बहुत ही छोटे निवेशक हैं तो वो यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है एनएसई बीएसई के ऊपर लिस्टेड, वहां पे सोने और चांदी में अपने छोटे छोटा निवेश जो है वो एसआईपी के रूप में अक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेकुलेशन से दूर रहने की सलाह रहेगी। अगर आप निवेशक हैं तो निवेश के लिहाज से कोई भी प्रोडक्ट है उसको आप देखें। ऑप्शंस को अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको हेजिंग के लिए यूज करें, स्पेकुलेशन के लिए नहीं। यही सलाह मेरी सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को रहेगी। एक चीज और, मैं चूंकि ज्वेलर्स हमारा बहुत सारा चैनल देखते हैं, तो चूंकि हेजिंग की आपने बात की, और सोने और चांदी का क्या है कि ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उन लोगों को इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कैसे करना चाहिए? क्या उनको कोई रजिस्टर्ड ब्रोकर के जरिए या खुद, या कैसे उनको, मतलब चूंकि हेजिंग एक बहुत जरूरी है क्योंकि वो रोजाना माल बेचते हैं, मतलब रोजाना उनका किसी का 1 किलो, किसी का आधा किलो, या किसी का बड़े ज्वेलर का बहुत ज्यादा भी माल बिकता है। तो उन लोगों को इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करना चाहिए? सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि रजिस्टर्ड ब्रोकर, तो बिल्कुल इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं वो ब्रोकर एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं। इसकी जानकारी आप एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी जाकर के पता कर सकते हैं। आप ब्रोकर जिसके साथ ट्रेड कर रहे हैं एक्सचेंज की वेबसाइट पे वो जानकारी जो है वो आप वहां पे डालें। अगर ब्रोकर वहां पे रजिस्टर्ड होगा तो आपको सारी जानकारी वहां सामने आ जाएगी। आप सेबी की वेबसाइट पे जाकर के भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो कोई भी ब्रोकर जिसके साथ आप कारोबार कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ आप कारोबार करेंगे और आपके साथ अगर कोई अव्यवहारिक चीज होती है तो उसके लिए आपकी सुनवाई ब्रोकर एक्सचेंज और सेबी सभी जगह होगी। लेकिन अगर आप अनरजिस्टर्ड किसी भी संस्था के साथ अगर काम करते हैं तो उसमें आपकी कोई सुनवाई नहीं है और वो एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी आता है। तो आपको हर तरफ नुकसान ही है। तो सबसे पहले तो रजिस्टर्ड जो ब्रोकर है उनके साथ व्यवहार करें। दूसरा, आप यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो डेरिवेटिव्स मार्केट में रजिस्टर्ड है सारे कमोडिटी एक्सचेंजेस पे, उनको आप हेजिंग के तौर पे भी जो है यूज कर सकते हैं। अगर आप सोना और चांदी में अपना व्यापार कर रहे हैं और अगर आपके पास स्टॉक रखा हुआ है, आपको लगता है कि भाव यहाँ पे नीचे आ सकते हैं, तो आप आपके स्टॉक की पोजीशन का कम से कम 50 से 60% पोजीशन एक्सचेंज पे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से सेल करके हेज कर सकते हैं।
वहीं अगर आपका स्टॉक जो है कम हो रहा है और आपको लग रहा है कि भविष्य में कीमतें बढ़ सकती है, तो आप यहाँ पे नॉमिनल मार्जिन देकर के आगे के स्टॉक की यहाँ पे बाइंग करके जो है व्यवस्था कर सकते हैं और जब आपकी जो पैसा है, जो रेमिटेंस है वो क्लाइंट से आपको प्राप्त होता है, तो फिर आप यहाँ से जो है बाइंग की पोजीशन को एग्जिट करके और फिजिकल से जो है वो सोना या चांदी खरीद सकते हैं। और जो ज्वेलर बंधु हैं वो यहाँ पे सोना और चांदी की डिलीवरी भी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर ले सकते हैं। एक चीज और यहाँ पे मुख्य तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि जो भी ज्वेलर्स बंधु हैं, जो हेजिंग अपने सोने और चांदी की यहाँ पे एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे करते हैं, अगर आपकी जिस संस्था के नाम से आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो आपका हेजिंग में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, वो इनकम टैक्स की सेक्शन 43(5) के तहत बिजनेस इनकम माना जाएगा और उसका सेट ऑफ जो है, चाहे वो नफा हो या नुकसान हो, आपका जो भी ज्वेलरी का बिजनेस है उसके सामने होगा। तो ये भी एक फायदा आपको इनकम टैक्स एक्ट में हेजिंग के तहत जो भी कारोबार करते हैं उसके लिए मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो विकल्प हेजिंग के लिए यहाँ पे डेरिवेटिव एक्सचेंजेस पे है और इसका जो फायदा है वो ज्वेलर्स बंधुओं को उठाना चाहिए। मेरा एक डिस्क्लेमर रहेगा कि सोने और चांदी में भी जो है जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के माध्यम से एसआईपी मेरी करता हूँ, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। समय समय पे हमारी रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की सोने और चांदी में डेरिवेटिव मार्केट्स में भी पोजीशन हो सकती है। तो आप कोई भी निवेश सोने या चांदी में कर रहे हैं, तो उसके पहले अपने जो निवेश सलाहकार है उससे सलाह जरूर लें।